हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। हम लोग करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3 भारत का संविधान। इसमें हम लोग शॉर्ट नोट करेंगे, उसके बाद 100 एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए राजनीतिक विज्ञान का जो ये सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से सभी आपका सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पीआरटी कर रहे हैं तो उसमें भी पॉलिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या फिर 11-12 में अगर आप राजनीतिक विज्ञान 11-12 के सब्जेक्ट के हैं तभी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, या फिर जनरल तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपके पास जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में लिंक को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। लाइक करेंगे तो आप एक लाइक जो आप करेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस मोटिवेशन की वजह से मैं आपके सामने और भी अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मोटिवेशन कम आता है आपके सामने वीडियो को लेकर आने के लिए। तो ज़रूरी है कि अगर आप बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं तो छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करिए। क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन आपके लाइक और शेयर से मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके सामने इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसमें कोई भी पैसा नहीं देना है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल यूट्यूब पर सिर्फ जो है वो क्वेश्चन के ही, वो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन के ही वीडियो बनाए जाते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स लेना है तो फिर आपको उनका स्पेशल ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उनका कोर्स परचेज करना होता है। तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। मैं आपको जो भी शॉर्ट नोट जो कराऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो एमसीक्यू है वो क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आने वाले। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत का संविधान। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। उसी समय कैबिनेट मिशन आया था और संविधान सभा गठन हुआ था। उस समय हमारा देश विभाजन नहीं हुआ था और पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो सबको मिलाकर एक संविधान सभा बना था ताकि हम लोग एक संविधान बना सके जिसके तहत हमारा देश चलेगा। उसके बाद अंग्रेज देश को छोड़ने के लिए तैयार थे। संविधान सभा का पहला जो सत्र है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था। ठीक है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है। वर्ड आप जैसे है वैसे ही याद रखेंगे। अंगीकृत अलग होता है, लागू कब हुआ वो अलग होता है। यहाँ देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद आता है प्रस्तावना, प्रियम्बल जो कि सबसे मुख्य भाग है हमारे संविधान का। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं भी हम लोग देखेंगे, प्रियम्बल एंड सेलिएंट ऑफ फीचर। प्रस्तावना प्रियम्बल की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। यह संविधान की आत्मा है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है? न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का, समता का और बंधुत्व सुनिश्चित करना। ये सब प्रियम्बल की बातें हैं जो कि सबसे मुख्य पॉइंट जो उसमें दिया गया है ये आपके सामने है।
मुख्य विशेषता क्या है हमारे संविधान की, तो लिखित और सबसे बड़ा सबसे लंबा संविधान है हमारा, ठीक है। संगठनात्मक संरचना फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान की। हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व इसमें है और धर्मनिरपेक्ष, हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया भी दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग संघवाद, केंद्र और राज्य के संबंध, फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत एक कृत्रिम संघ है जहां केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध वर्णित किया गया है। 3 प्रकार के संबंध आपके बताए गए हैं। पहला विधान संबंधी, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। 3 सूचियां केंद्रीय, राज्य और समवर्ती। केंद्र राज्यों को दिशा निर्देश दे सकता है इसमें प्रशासनिक संबंध में, ठीक है। वित्तीय में कर संग्रह और वितरण केंद्र के अधीन। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी की। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं, ठीक है। पहला जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो समता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में दिए गए हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा हमारा है, जो कि 23-24 आपके अनुच्छेद में दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। वही बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आपके अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में दिया गया है। इसे 42 संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक संशोधन की, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। 3 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं हमारे संविधान में। एक तो है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत पर प्लस राज्यों की सहमति। तो साधारण सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेक्टिफिकेशन। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण संशोधन कब से हुए थे। 42वां 1976 में हुआ। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42 संशोधन में। उसके बाद 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए। फिर 86वां संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब बात करते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। आयरिश संविधान से यह प्रेरित है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरिश संविधान से लिए गए। ये न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, परंतु राज्य के लिए मार्गदर्शन है। उद्देश्य इसका क्या था, तो समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय लाना। मुख्य तत्व क्या है हमारे संविधान का, तो समान वेतन, सामान्य कार्य, बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन, उसके बाद बाल श्रम का निषेध, ये सब हमारे नीति निर्देशक तत्व है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये सब हमारे संविधान में दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड 100 MCQ करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 वीडियो में पहले ही ला चुका हूं आपको राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं। आप क्लिक करके उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता चलूँगा ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो और आपका रिवीजन भी हो जाए,
ठीक है, इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। आप भी आंसर करेंगे साथ में और मैच करते रहेंगे कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, आप एक बार और देख लेंगे तो इसमें कोई आपका घाटा नहीं होने वाला है, आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक आपको हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा हमारा प्रश्न है संविधान सभा का प्रारंभिक कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे। तो वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसके बाद आता है संविधान सभा के गठन की घोषणा किस योजना में की गई थी। तो ये आपके कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था। तो इसमें आपको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। तो संविधान को अपनाने की तिथि आपकी थी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 13 थी। संविधान निर्माण में कितनी समितियां गठित की गई थी। तो संविधान सभा में आपको 22 समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, वो भी प्रारंभ में, यानी कि जब हमारा देश डिवाइड नहीं हुआ था तो 389 आपके सदस्य थे प्रारंभ में। इसके बाद आ रहा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो भारतीय समिति का गठन आपको 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा में उद्देशिका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब लागू हुआ था। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है वो 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। तो भारतीय संविधान में हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि पहले राष्ट्रपति भी थे। इसके बाद आता है संविधान सभा में कुल कितने अल्पसंख्यक सदस्य थे। 15 नंबर आपका है, इसका सही जवाब है 80 जो थे अल्पसंख्यक सदस्य थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसने किया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों ने किया था। ठीक है, तो 17वां आपका प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग सबसे अंतिम में तैयार हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका है ए, प्रस्तावना जो है वो सबसे अंतिम में तैयार हुआ था, यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, अगला अब हमारा प्रश्न आएगा प्रियम्बल और सैलिएंट फीचर से आएगा, जो कि 18 से 34 प्रश्न आपका होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संदर्भित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे संदर्भित करती है। तो 18 नंबर का जो सही जवाब है वो है भारत के नागरिकों को संदर्भित करती है। प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है। प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता का शब्द संविधान में कब जोड़े गए थे। तो इसका सही जवाब है 1976 में जोड़े गए थे। प्रस्तावना का कौन सा शब्द न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को दर्शाता है। तो 21 का जो सही जवाब है वो है न्याय। न्याय जो है जो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को दर्शाता है।
भारतीय संविधान के किस भाग में प्रस्तावना स्थित है? तो भारतीय संविधान के किसी भाग में नहीं है, प्रस्तावना सबसे पहले ही आपको दिया गया है संविधान में। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का भूमिका कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है? तो भूमिका कहा गया है। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वो आपका लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित संविधान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी विस्तृतता। ठीक है, यानी कि ये बहुत विस्तार से लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान का संघीय ढांचा ग्रहण करता है? तो इसका सही जवाब है आपका अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, भारत का संविधान किस देश की प्रेरणा से संसदीय प्रणाली को अपनाता है? तो इसका सही जवाब है सी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र है। ठीक है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया था? तो 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा किस मामले में मूल संरचना घोषित किया गया था? तो ये केशवानंद भारती केस में मूल संरचना घोषित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द भाईचारे का प्रतीक है? तो 31 का जो सही शब्द है वो बंधुत्व। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है? तो 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें जो धर्मनिरपेक्षता है ये इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या अभिप्राय है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य से अभिप्राय है जनता द्वारा शासित राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष इसे कठोर और लचीला बनाता है? तो इसका संशोधन की जो प्रक्रिया है एक तो कठोर है और उस पर से लचीला बनाती है इसको। अब हम लोग बात करेंगे संघवाद केंद्र और राज्य के संबंध के 35 से 51 तक जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। तो भारत में संगठनात्मक शासन प्रणाली किस अनुच्छेद में वर्णित है? 35 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो 35 का जो सही जवाब आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 1 का 1 जो है इसको संगठनात्मक शासन प्रणाली अनुच्छेद में वर्णित है। भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो ये राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का क्या है? संघ कहा गया इसको। भारत में संघवाद किस प्रकार का है? तो भारत में संघवाद एकात्मक संघवाद है, एक ही हमारा संघ है, डुअल संघ या फिर लचीला संघ नहीं है। संघ राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो ये आपको 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में किया गया है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए तो कौन सा प्रभावी होगा? तो इसमें केंद्र का जो कानून होगा वो ही प्रभावी होगा। ठीक है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य के जो अनुच्छेद है वो 256 से 63 में वर्णित है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?
तो ये अनुच्छेद है 263, यानी कि डी ऑप्शन, एक मिनट, 256, ठीक है, इसका सही जवाब है 256 में दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका बी, 12 भाग में दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? तो 45 का जो सही जवाब है वो है वित्त आयोग करता है। 46 नंबर आपका प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित सरकारी आयोग कब बना था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1983 में बना था। संविधान के अनुसार भारत में अंतर राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 47 का सही जवाब है आपका ए, 263 अनुच्छेद के तहत किया गया था। केंद्र राज्य को किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो इसमें है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन केंद्र लागू कर सकता है। भारत का संविधान किस देश की तरह अधिक केंद्रीकृत संघ है? तो इसका सही जवाब है कनाडा की तरह केंद्रीकृत संघ है। राज्यों को केंद्र से आपातकालीन शक्तियां कब मिलती है? तो इसका सही जवाब है नहीं मिलती है। राज्यों को केंद्र से आपातकालीन शक्तियां नहीं मिलती है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का प्रमुख आधार क्या है? तो केंद्र की प्रधानता ही प्रमुख आधार है। अगला हमारा अब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से हमारा प्रश्न आएगा, जो कि 52 से 68 क्वेश्चन रहेगा। भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया। तो ये आपके भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 6 थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 44 यानी कि 44वां जो संशोधन हुआ था, संपत्ति का अधिकार उसमें हटा दिया गया था। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 में दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका 21 में दिया गया है। बाल श्रम किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया जाता है? तो बाल श्रम आपको अनुच्छेद 24 के द्वारा निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो न्यायालय जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 देता है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य आपको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो संविधान में न्यायपालिका के द्वारा हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण होता है। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य 51A में है। संविधान के किस अनुच्छेद में हेबियस कॉर्पस रिट का उल्लेख है? तो ये आपका है अनुच्छेद 32 में हेबियस कॉर्पस रिट का अनुच्छेद है। कौन सी रिट
न्यायिक आदेश से कार्य करने के लिए होती है? तो रीट ऑफ मैंडमस जो है न्यायिक आदेश से कार्य करने के लिए होती है। अब भारतीय संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर 69 से 84 में आपको मिलेगा। 69 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही जवाब आपका है 59 का। आप साथ में जो कितना सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर देंगे। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 68, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन किस प्रकार किया जाता है? तो ये अर्ध कठोर प्रक्रिया है, कुछ लचीला भी है तो कुछ कठोर भी है। इसके बाद है, संविधान संशोधन के लिए किसके द्वारा विधेयक लाया जाता है? तो संसद के द्वारा विधेयक लाया जाता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो इसका 106 आपका संशोधन किया जा चुका है 2023 तक। अब तो और 2 साल में और बढ़ गया होगा। संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था वो आप कमेंट कर बताएंगे। 42वां संविधान संशोधन किस कारण से प्रसिद्ध है? तो संविधान की आत्मा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान के अनुसार कौन से संशोधन में राज्य की सहमति आवश्यक होती है? तो 76 का है, जिसमें राज्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं उसमें राज्यों की परमिशन लेना आवश्यक होती है। 44वां संविधान संशोधन किस अधिकार को हटाने के लिए संबंधित है? तो ये संपत्ति का आधार हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन से। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज और शहरी निकाय से संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संसद में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी कि अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। सी आपका ऑप्शन है। इसके बाद है, कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो 42वां जो है, 42वां संशोधन केशवानंद भारती केस था, ये मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सॉरी ये होगा आपका, ये डी ऑप्शन आपका सही है। 42वां प्लस केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस का निर्णय किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं, मूल संरचना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मूल संरचना सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब राज्य के नीति निर्देश तत्व से क्वेश्चन हम लोग करेंगे 85 से 100, ठीक है। तो 85वां आपका क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही जवाब आपका है भाग 4 में दिया गया है। किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया। अगला बात करते हैं हम लोग 86 नंबर प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में
नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई थी। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपको नैतिक और मार्गदर्शक होते हैं। राज्य शराब के सेवन को रोकने का प्रयास करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 47 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भावना को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 38। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये आपको अनुच्छेद 45 में की गई है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से करना किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका सी ऑप्शन अनुच्छेद 50 में दिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण। कृषि और ये जो था कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किस में वर्णित किया गया है? तो ये आपका बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 48। ठीक है, 50 नहीं है, अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय में क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही जवाब है नीति निर्माण में सहायक। डी ऑप्शन आपका सही है। नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका 51 में है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किस पर होता है? तो ये आपका विधायिका पर होता है। सी ऑप्शन। किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A में न्याय तक समान पहुंच जोड़ा गया है? तो 99 का जो सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कौन से अधिकारों में परिवर्तन किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार। सी ऑप्शन सही है। तो ये थे आज का भारतीय संविधान के शॉर्ट नोट के साथ 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को शेयर जरूर करें, भूले मत।